गाइस, आज हम पॉलिटी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो उसके अंदर इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो ये 4 है, जिसका जो है अपार्थाइड सिस्टम, पार्टिसिपेशन, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस। तो हम इसमें पहले स्टोरी जो है हमारे चैप्टर में वहां से स्टार्ट करेंगे, देन हम धीरे धीरे अपने टॉपिक पे आएंगे और फिर समझेंगे उस टॉपिक के बारे में और गवर्नमेंट कैसे काम करती है और कैसे लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखती है स्टेट में। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, जो हमारे पास स्टोरी है वो साउथ अफ्रीका से है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में तीन डिफरेंट क्लासेस थे, जिसको हम एक ब्लैक थे, एक वाइट थे और एक इंडियंस थे। जो कि ब्लैक थे वो बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका से करते थे, जैसे कि जो वो इंडिजिनियस पीपल थे जो ब्लैक थे। जो वाइट थे वो डिफरेंट एरिया से सेटल हुए थे, जो कि हमने लिखा है सेटल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। और जो इंडियंस थे वो वहाँ पे लेबरर्स थे और ट्रेडर्स थे। तो ऐसे हमारे पास तीन तरह के क्लास थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल और रेस थे, जो कि साउथ अफ्रीका में रहते थे। अब जो स्टोरी है जिसका नाम है, एक का नाम माया है, जो एक बच्ची है 11 ईयर्स ओल्ड की। वो अपनी मम्मी के साथ काम करती थी घर पे, जो कि जोहान्सबर्ग से बिलोंग करती है। तो वो एक बार मम्मी के घर के काम कर रही थी, तो वो उस न्यूज़पेपर और कुछ मैगजीन्स में उसने पाया कि एक 15 साल का लड़का बार बार आ रहा है। तो उसने अपनी मम्मी से पूछा कि ये लड़का कौन है, जिसका नाम हेक्टर है, जो कि हमको बुक की स्टोरी में दिया गया है। तो उसने पूछा कि ये लड़का कौन है। तो उसकी मम्मी ने उसको बताया कि ये लड़की की डेथ हो चुकी है बिकॉज ऑफ फायरिंग। जो पुलिस थी साउथ अफ्रीका की, पुलिस ने फायर शॉट किया उसको और उसकी डेथ हो गई। तो उसने पूछा ऐसा क्यों हुआ उस लड़की के साथ। तो उसकी मम्मी ने एक्सप्लेन किया बिकॉज ऑफ अपार्थाइड लॉ, जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक है, अपार्थाइड सिस्टम। अपार्थाइड सिस्टम कुछ नहीं, बस ये है कि सेपरेशन ऑफ डिफरेंट प्लेसेस, मतलब कि जो अलग अलग रेस है वहां पे साउथ अफ्रीका में, व्हाइट, ब्लैक एंड जो इंडियंस थे, उनके बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था। जैसे कि हमारे पास ब्लैक पीपल है, जो ब्लैक और इंडियंस है वो लोग सेम ही कैटेगरी में आते थे, और इंडियंस को कलर्ड पीपल भी कहा जाता था साउथ अफ्रीका में। और जो व्हाइट थे वो थोड़े से डोमिनेंट थे और उनको फैसिलिटीज भी अच्छी मिलती थी एज कम्पेयर टू ब्लैक और इंडियंस। तो जैसे कि जो अपार्थाइड लॉज था वो सेपरेशन वो ऐसा लॉ था जो सेपरेट करता था ऑन द बेसिस ऑफ रेस। जो हमने देखा कि रेस के 3 टाइप के रेस है, तो ये लॉ में ऐसा था कि जो 3 डिफरेंट टाइप ऑफ रेस है, ये साथ में मिंगल नहीं कर सकते थे, साथ में रह नहीं सकते थे, साथ में बातचीत नहीं कर सकते थे, और इवन जो कॉमन फैसिलिटीज है वो भी यूज नहीं कर सकते थे, जैसे कि हॉस्पिटल्स, रोड्स, बसेस, और इवन जो बस स्टॉप थे वो ब्लैक के लिए अलग थे, व्हाइट के लिए अलग थे। तो ऐसे चीजें अलग अलग कर दी थी, जो जैसे कि व्हाइट्स को सुपीरियरली ट्रीट किया जाता था और ब्लैक को एकदम लेबर टाइप ट्रीट किया जाता था, जैसे कि वो पुअर पीपल है और उनके पास कुछ नहीं है। तो जो व्हाइट थे और ब्लैक थे, जैसे कि व्हाइट को उनके लिए रिजर्व होता था बेस्ट पार्ट ऑफ द सिटी, एंड जो ब्लैक थे उनको बहुत वर्स्ट लैंड मिलता था रहने के लिए। दूसरी तरफ व्हाइट्स के लिए हॉस्पिटल्स थे जहाँ पे उनको मेडिकल ट्रीटमेंट अच्छे से अच्छी मिलती थी। दूसरी तरफ ब्लैक और इंडियंस के लिए कुछ फैसिलिटी नहीं थी। दूसरी तरफ जो व्हाइट्स थे उनके लिए एम्बुलेंसेस भी थी, और वैसे ही ब्लैक के लिए वैसा कोई फैसिलिटी नहीं था। और रोड्स, बसेस जो भी थी रिजर्व थी व्हाइट रेसेस के लिए। और जो बस स्टॉप्स थे वो भी अलग अलग थे, मतलब आप सोच सकते हैं कि कितना डिस्क्रिमिनेशन होता था तब इन साउथ अफ्रीका 90s के टाइम में। तो इतना बस स्टॉप भी अलग था ब्लैक्स और व्हाइट्स के लिए, तो इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होना कोई भी कंट्री के लिए अच्छा नहीं है। तो इससे कंट्री में प्रॉब्लम्स ही आएगी, केओस ही आएगा। तो ये था अपार्थाइड सिस्टम। तो इसकी वजह से उस लड़के की डेथ हुई। तो वो जो लड़का था हेक्टर, वो एक पार्ट था जहाँ पे ब्लैक कम्युनिटी रहती थी, स्वेटो में रहता था। और वहाँ के जो स्कूल में वो लोग पढ़ते थे, वहां पे उनको जबरदस्ती साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज सिखाई जाती थी, क्योंकि वो व्हाइट लोगों की जो व्हाइट रेस थे वो लोग यूज करते थे उस लैंग्वेज को। तो वो लोग डोमिनेंस जमाने के लिए वो लोग जो ब्लैक्स थे उनको जबरदस्ती सिखाते थे साउथ अफ्रीकन लैंग्वेज। और स्कूल्स में जो उसके जो क्लासमेट्स थे, स्टूडेंट मेट्स थे हेक्टर की, उन सबको जबरदस्ती वो लैंग्वेज पढ़ाई जाती थी। बट
बट वो लोगों को उनकी खुद की लैंग्वेज सीखनी थी, जो कि ब्लैक लैंग्वेज यूज करते थे, जुलू लैंग्वेज। तो उनको वो लैंग्वेज सीखनी थी, बट उन्होंने इस चीज को लेकर प्रोटेस्ट किया, और प्रोटेस्ट करने के अंदर जो साउथ अफ्रीका पुलिस थी, साउथ अफ्रीका की पुलिस, उन्होंने प्रोटेस्ट को बहुत बेरहमी से डाउन हटा दिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी। और उस फायरिंग में बहुत से लोगों की, बहुत से स्टूडेंट्स की जान गई। साथ में उसके अंदर हेक्टर भी था, जो कि शॉट डाउन हो गया पुलिस के गन से। तो ऐसे ये स्टोरी है, जो कि माया जो लड़की है, उसने मम्मी से पूछा और उसने बताया कि हेक्टर के साथ कैसे हुआ इन द बिकॉज ऑफ अपार्थाइड सिस्टम और अपार्थाइड लॉ। तो ये हमने देखा कि अपार्थाइड सिस्टम क्या होता है। अब हम देखते हैं कि पार्टिसिपेशन। अब हमने देखा कि हेक्टर के साथ, उसके साथ इतना अनजस्टिस हुआ, उसको शॉट डाउन कर दिया पुलिस ने बिकॉज ऑफ वो प्रोटेस्ट कर रहा था कि उसको ये लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज सीखनी है, ना कि दूसरे की लैंग्वेज। तो हम गवर्नमेंट जो चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो क्या की एलिमेंट्स है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के? ऐसे इस चैप्टर में हमको 3 के एलिमेंट्स दिए हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, बिकॉज जैसे कि जो पीपल होते हैं, जो सिटीजन होते हैं उस कंट्री के, वो गवर्नमेंट के साथ कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो हम इसमें पहले हमारे पास हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहला रास्ता हमारे पास ये है, हम इलेक्शन से पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया में हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं। तो जो इलेक्शंस होते हैं, वो जो लीडर्स इलेक्ट करते हैं वो हम पीपल करते हैं। तो जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, हम उसको इलेक्ट करते हैं, और वो हमारे इंटरेस्ट के लिए, हमारे जो हमको इंटरेस्ट के लिए, हमारे नीड्स के लिए काम करते हैं इन द सेंट्रल लेवल और लोकल लेवल, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। तो जो पीपल है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं, हम इलेक्ट करते हैं। और जो ये इलेक्शंस के थ्रू रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, इसका जो टाइम लिमिट होता है, इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो भी, जो उसकी पावर है वो लिमिटेड यूज करती है। और तो पार्टिसिपेशन में क्या होता है, जो हमारे पास पहला रास्ता है वो इलेक्शन का है, रेगुलर इलेक्शन। तो इससे जो पीपल होते हैं वो अपने लीडर्स इलेक्ट करते हैं और रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। फिर रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स जो लोगों ने चुना है उसके इंटरेस्ट को सर्व करते हैं, जो अथॉरिटी है उनके पास पेश करके उनको सॉल्व करते हैं। तो इससे जो डेमोक्रेसी है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनी रहती है, और जो कंट्री का जो सिस्टम है वो सही चलता है। उसके बाद जो इलेक्शन है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, वहाँ लिमिटेड मतलब फिक्स टाइम होता है। जैसे कि इंडिया में 5 साल का है, और 5 साल के बाद अगर आपको पावर में रहना है या आपको इलेक्ट करना है, आपको लीडर रहना है, तो आपको वापस री इलेक्शन में जाना होगा और आपको वापस से लोगों का ट्रस्ट जीत के वापस इलेक्ट होना पड़ेगा। तो ऐसे टाइम फिक्स होता है इलेक्शन में। तो ये हमने देखा फर्स्ट टाइप ऑफ पार्टिसिपेशन इन द डेमोक्रेटिक सिस्टम। दूसरी हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट लॉज निकालती है, बिल्स निकालती है, बिल पास करती है, उसके हम फेवर में भी बोल सकते हैं, या फिर हम उस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। तो ऐसे हम उनके जो फंक्शंस है उसमें हम पार्टिसिपेट करके उनको, अगर वो बिल अच्छा है लोगों के लिए तो हम उसको फेवर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और वही अगर बिल हमारे लिए अच्छा नहीं है या हमको प्रॉब्लम कर रहा है तो हम उसको क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। जैसे कि चैप्टर में एक एग्जांपल है, जो 2005 में जो गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के जो इंपॉर्टेंट बेसिक रिक्वायरमेंट्स, बेसिक नेसेसिटीज है, उसके पैसे बढ़ा दिए थे, मनी बढ़ा दिए थे। तो जो लोकल पीपल है, जो नॉर्मल पीपल है, मिडिल क्लास पीपल है, उनको उनकी जेब से पैसे बहुत जा रहे थे। तो उस बिल के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया, और गवर्नमेंट ने भी समझाया लोगों को कि ऐसे हम क्यों, हमारे पैसे बढ़ रहे हैं और क्यों इससे फायदा होगा। बट लोगों ने नहीं माना और प्रोटेस्ट किया, और गवर्नमेंट को कुछ टाइम के बाद उस बिल, उन लोगों की जो चॉइस थी, इंटरेस्ट थे, उनको एक्सेप्ट करना पड़ा, और उनके सबके पैसे, इलेक्ट्रिसिटी के पैसे, गैस के पैसे, एलपीजी के पैसे कम करने, एलपीजी के प्राइसेस कम करने पड़े। तो इससे हम ये दूसरा तरीका था जिससे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के फंक्शंस में। तीसरी, हम बहुत सारे हमारे पास वेज है, जैसे कि धरना, रैलीज, कैंपेन, सिग्नेचर कैंपेन, और ऐसे कई तरीके के हमारे पास मेथड्स हैं जहां से हम गवर्नमेंट को हम लॉ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हम उसके लिए लड़ सकते हैं। ऐसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि धरनाज, रैलीज। हम जैसे कि हमने पढ़ा कि जो हेक्टर है उसने अथॉरिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, बट उस प्रोटेस्ट में वो उसकी जान चली गई। तो ऐसे हमारे राइट्स होते हैं धरना, रैलीज करने के लिए, बट हम उसके अंदर कोई वायलेंस ना करें, ये हमको ध्यान रखना होता है। तो ऐसे हम डिफरेंट मशीनरीज है, फंक्शन है, जो हम गवर्नमेंट के अंदर लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना कंट्रीब्यूशन निभा सकते हैं। आपसे मीन्स भी है, जैसे कि न्यूज़पेपर,
या मैगजीन्स, रेडियो, टीवी, जो अनजस्टिस के खिलाफ अपने जो टॉपिक्स होते हैं वो पीपल में बता सकते हैं, ला सकते हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और उस सब चीज़ों से लोगों को जस्टिस मिल सकता है, और जो अनफेयर मीन्स से इलेक्शन लड़े जाते हैं वो भी कम होते हैं, और अनफेयर प्रैक्टिसेस भी कम होती है इन सब मशीनरी से, इन सब मेथड से। और तो ये सब है पार्टिसिपेशन के तरीके, बाय इलेक्शंस, बाय पार्टिसिपेटिंग इन धरनाज, रैलीज, सिग्नेचर कैंपेन्स, बाय रेडियो, टेलीविजन, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स। और आपको एक और तरीका है, अगर आपको गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए, जो पीपल होते हैं वो खुद सोशल मूवमेंट्स है उसमें हम खुद पार्टिसिपेट करते हैं, जो ये होते हैं वो खुद को ऑर्गेनाइज करते हैं सोशल मूवमेंट्स में, सोशल एक्टिविटीज में, ताकि वो गवर्नमेंट को बता सके कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, और फंक्शंस में हेल्प कर सके गवर्नमेंट के लिए, और बिल को अच्छा बनाने के लिए, पीपल के लिए अच्छा बनाने के लिए, और सबके लिए हेल्पफुल हो, ऐसा करने के लिए जो पीपल होते हैं वो ऐसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे मीन्स थे जो हमने पढ़े कि कैसे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तो हमने पार्टिसिपेशन देखा। अब हम देखेंगे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। हम जैसे कि देखते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में झगड़े भी होते हैं, बहुत सारी लोग कुछ फेवर में होते हैं, कुछ क्रिटिसाइज करते हैं, तो हम ऐसे कैसे उसको, तो ऐसे जैसे कि बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसे कि हमने चैप्टर में हमको बताया गया है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट रीजन, कल्चर्स या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड, वो लोग खुद को एक जैसे नहीं देखते, खुद एक दूसरों को, डिफरेंट रिलीजन, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से देखते हैं, अपने प्रेजुडिसेस, स्टेरियोटाइप्स बनाते हैं। उस वजह से वो लोग खुद को डेमोक्रेटिक फील करते हैं, तो इस वजह से वो लोग वायलेंस भी होता है, उस वजह से, प्रोटेस्ट की वजह से, इससे फियर, लोगों के मन में डर बैठ जाता है, टेंशन क्रिएट होता है, और इस सबसे जो वहाँ का वातावरण है वो खराब हो जाता है और वायलेंस हो जाती है वहाँ पे। तो ये एक है कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम में। दूसरी चीज कि मान लो कि एक रिलीजियस प्रोसेशन जा रहा है या कोई रैली जा रही है रिलीजियस सेरेमनी की या सेलिब्रेशन की, बट वो उस रूट से जा रही है जहाँ पे कुछ लोगों ने पत्थर फेंके या कुछ डिस्टर्ब एलिमेंट्स हुए हैं, तो इस वजह से भी जो कॉन्फ्लिक्ट्स है वो क्रिएट होते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम में। तीसरी चीज वाटर, जो हम रिवर वाटर शेयर करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया गया है कावेरी वाटर का, जो कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है। जो कर्नाटक में कृष्ण सागर डैम है, वहां से जो लोगों को पानी की नीड्स पूरी होती है वो वहाँ अपस्ट्रीम डैम है, जो कि कर्नाटक अपने आसपास के लोगों की और एरिया की जरूरत पूरी करते हैं। वो एक दूसरी तरफ वही कावेरी वाटर नीचे जाके तमिलनाडु में मेट्रो डैम में भी डाउनस्ट्रीम में जाती है, और वहाँ के लोगों को वहाँ के लोगों को वाटर प्रोवाइड करती है। तो जो कृष्ण सागर डैम है कर्नाटक में, वो इरिगेशन के लिए भी यूज होता है, साथ में लोगों के लिए भी यूज होता है। और वही डाउनस्ट्रीम डैम है तमिलनाडु का मेट्रो डैम, वो पीपल्स के लिए और आस-पास के लोगों के रीजन के लिए यूज होता है। तो जो तमिलनाडु का जो पानी है, जो डैम में पानी आता है, वो कर्नाटक के जो डैम है उसके ऊपर निर्भर है, तभी वो पानी डाउनस्ट्रीम डैम में आएगा, जो कि तमिलनाडु में। तो ऐसे जो शेयरिंग ऑफ रिवर्स है उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्रिएट होते हैं। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं जो कि कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक सिस्टम या गवर्नमेंट एकदम परफेक्ट है, नहीं, ऐसा नहीं है, बट इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जैसे कि रिलीजियस बेस पे, कल्चर के अकॉर्डिंग, या हम डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं उसकी वजह से। दूसरी चीज रिवर, हमने देखा रिवर शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, फिर रिलीजियस सेरेमनीज या सेलिब्रेशंस, कुछ ऐसे डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स होते हैं जो उस रूट से जहाँ पे जो रैलीज जा रही है उसको डिस्टर्ब करके वहाँ पे वायलेंस और लोगों में डर पैदा करते हैं। उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, क्रिएट होते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज में। तो ये सब हमने देखे कि कॉन्फ्लिक्ट कैसे होते हैं। अब उस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पुलिस है, हमारे पास डिफरेंट अथॉरिटीज है सॉल्व करने के लिए। जैसे कि हम रिलीजियस सेरेमनीज में अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो वहाँ पे पुलिस असाइन होती है कि आप अगर यहाँ पे कुछ भी अनडिस्टर्ब एलिमेंट हो या वायलेंस हो तो आप इसको कंट्रोल करें, सही से लॉ एंड ऑर्डर मैनेज करें। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज गवर्नमेंट पुलिस को देती है ताकि वो सही से मैनेज हो पाए। जो रिलीजियस सेरेमनीज है, रैलीज है, जो सेलिब्रेशन हो रहे हैं, जो कोई भी रिलीजन का या कोई भी कल्चर का कोई भी पार्ट की कंट्री में, तो हमारे पास बहुत सारी मशीनरीज है, बहुत सारे टूल्स है, बहुत सारी अथॉरिटीज है जो हमको कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते हैं उससे हमको बचाती है, उसको मैनेज करती है सही से, उस वायलेंस को, उस डर को लोग उसके मन से हटाती है। तो हमने देखा कि डेमोक्रेटिक सिस्टम में कैसे कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं और कौन सी हमारे पास अथॉरिटी है जिसकी वजह से वो वायलेंस कंट्रोल में आते हैं।
अब ऐसे ही इक्वलिटी एंड जस्टिस देखेंगे, जैसे कि हमने हमारे पास पुराने सा टाइम में हम जो अनटचेबिलिटी जो था वो लोगों के बीच में प्रैक्टिस होता था, जिसमें लोगों को एजुकेशन से, मेडिकल फैसिलिटीज से, मतलब कि जो कॉमन फैसिलिटीज है, बार्किंग, प्रेयर्स करना, मंदिरों में जाना, वो लोग उससे भी वंचित रखा जाता था। उनको भी, उनसे भी मनाही थी कि आप कॉमन फैसिलिटीज, बाथिंग यूज नहीं कर सकते, कोई डैम से पानी नहीं पी सकते क्योंकि आप लो कैटेगरी से हो, या आप आदिवासी हो, या दलित हो। ऐसे लोगों के साथ भी भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो वो अनटचेबिलिटी लॉ अब तो हट गया है, और जो हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने उस प्रैक्टिस के खिलाफ लड़ाई की और हमको वो राइट दिया कि ये लॉ आफ्टर इंडिपेंडेंस अप्लाई हो, और कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो आया लॉ, तो उस वजह से हम सब लोगों को इक्वालिटी मिली। तो ऐसे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ पीपल इक्वल लॉ, इक्वल राइट्स प्रैक्टिस कर सकते हैं आज के टाइम में। और दूसरी जगह जो हमारे टेंडेंसी है, नॉर्मल टेंडेंसी कि जो चाइल्ड और केयर है वो बॉयज की ज्यादा अच्छे से होती है, बिकॉज इन एज कम्पेयर टू गर्ल्स, तो ऐसे हम बॉयज को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं ओवर गर्ल्स। तो ये भी एक अनजस्ट चीज है जो कि गर्ल्स के साथ हो रही है। तभी हम वुमेन्स को, जो गर्ल्स है, उनको उनकी जो फीस होती है वो उनको कंसेशन देते हैं, या फिर उनको उनकी जो फीस है वो वेव ऑफ कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं, उनसे कोई फीस नहीं लेते। क्योंकि जो हमारी सोसाइटीज है, हमारी सोसाइटी है, वो हमारी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पे इक्वालिटी और जस्टिस का बहुत बड़ा हाथ है। और वो उसी चीज से जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत सही चलता है। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में या सिस्टम में। तो इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है वो बहुत सारे लॉज लाती है ताकि बॉयज और गर्ल्स के बीच में जस्टिस रहे, इक्वालिटी रहे। वैसे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेक्शन, कोई भी धर्म से आता हो उसके लिए इक्वल लॉ वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करे, ताकि कोई इनइक्वालिटी या अनजस्ट कोई फेस ना करे। तो ये देखा। और ऐसे ही जागरूक पीपल, हमारे सिटीजन हो, जिनको पता हो कि धरनाज, ये सब क्यों धरनाज होते हैं, क्यों रैलीज होते हैं, क्यों ये सब एक्टिविटीज हम हम जितना पार्टिसिपेट करेंगे गवर्नमेंट के फंक्शंस में, इलेक्शंस में, उतना ही जो हमारे सिटीजन्स होंगे, जो नेशंस के पीपल होंगे, वही उतना अवेयर होंगे, और उसी चीज से जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होगा। तो हमने देखा इस चैप्टर में कि की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स क्या है। हमने भारतीय सिस्टम देखा जो साउथ अफ्रीका में प्रैक्टिस होता था, हम कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं गवर्नमेंट के साथ उनके फंक्शंस में, बिल्स में, लॉज बनाने में। और हमको अगर उनका फेवर लगा तो हम उसको सपोर्ट भी कर सकते हैं, और हमको अगर नहीं अच्छा लगा तो हम क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं, वो हमारे राइट। तो हमने, और इक्वालिटी, जस्टिस और कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे स्टार्ट होते हैं और कौन कंट्रोल करता है, तो हमने इस चैप्टर में देखा ये सब। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछना, और मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। टिल देन टेक केयर एंड बाय।